गुड आफ्टरनून। मई दिवस पर आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के फेसबुक लाइव में हम लोग दो विषयों पर बात करेंगे कि जो मई दिवस है इसका हम किस तरह से महत्व देखते हैं और क्या करना चाहिए। दूसरा ये कि जो केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार का जो थिंक टैंक है आरएसएस, वो कोरोना के बाद की दुनिया को कैसे देख रहा है, इस पर बात करेंगे। आप लोग जानते हैं कि मई दिवस एक ये साधारण दिन नहीं है। नॉर्मल कंडीशन होती और मैं मसलन कलकत्ते में होता तो कलकत्ते का समय और मैं आपको माहौल बता सकता हूं। कलकत्ते में कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं जहां पे मई दिवस का जुलूस न निकले। कोई इलाका नहीं जहां पर कि लाउड स्पीकर लगा के क्रांतिकारी और जनतांत्रिक और बढ़िया जो गीत हैं उनका गायन न हो रहा हो। मैं ये फ्लेवर मथुरा में मिस कर रहा हूं। बंगाल अकेला ऐसा राज्य मैंने महसूस किया, मैं दूसरे राज्यों के नहीं जानता, जहां पर कि मई दिवस को एक तरह से जनोत्सव के तौर पर मनाते हैं लोग, वो किसी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, टीएमसी के हों, सीपीएम के हों, सारी पार्टियां जगह जगह हर मोहल्ले में वहां शहीद बेदी बनी हुई है और शहीद बेदियों पर लाल झंडा, मजदूरों का झंडा और जलसे। मजदूरों के लिए इस दिन का मतलब अभी बदल गया है। मतलब जब ये कोरोना का जो क्राइसिस शुरू हुआ, इस कोरोना के क्राइसिस ने जिस वर्ग को सबसे ज्यादा तबाह किया है वो है वर्किंग क्लास। मध्य वर्ग के लोगों का नुकसान किया है थोड़ा बहुत उसने, लेकिन सबसे अधिक नुकसान किया है उसने वर्किंग क्लास का, क्योंकि वर्किंग क्लास के पास में अपना श्रम बेचने के अलावा और कोई चीज है ही नहीं। उसके पास कोई जमा पूंजी नहीं है कि वो घर में बैठ के 2, 4, 6 महीने, 10 महीने खा ले। सो मजदूर वर्ग इस संकट की घड़ी में, और यही संकट क्यों, बड़ा सामाजिक संकट पैदा होता है तो हमेशा सबसे बड़ी चोट मजदूर वर्ग को ही लगती है। जो लोग ये कहते हैं कि मजदूर वर्ग पर कोई असर नहीं होता, वे लोग एकदम नासमझ हैं और वो नहीं जानते दुनिया को, वो नहीं जानते सामाजिक यथार्थ को। सामाजिक दंगा होगा तब भी मजदूर परेशान, मंदी आएगी तब मजदूर परेशान। कोई बड़ी घटना ऐसी घटे जिससे कि सारा समाज प्रभावित हो, उसमें सबसे पहले और सबसे बड़ी मार अगर किसी वर्ग पर पड़ती है तो मजदूर वर्ग है। और हम लोगों के बीच में एक ऐसा वर्ग भी है जो मजदूर वर्ग पर पड़ी मार को लेकर एकदम निरपेक्ष है। उसके अंदर कोई अनुभूति नहीं है, कोई संवेदनशीलता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। मैं भी नहीं जानता था, मैं भी मजदूर वर्ग क्या होता है और मजदूर वर्ग की चेतना क्या होती है मैं नहीं जानता था। मैं मथुरा के जिस तरह के धार्मिक सहिष्णु माहौल में बड़ा हुआ,
उसमें मुझे मजदूर वर्ग के बारे में पता नहीं था। थोड़ी बहुत जानकारी जब मैं कम्युनिस्ट पार्टी के करीब आया तब हुई, लेकिन मैं अधिकतर चीजें तब जान पाया जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय गया, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से भी ज्यादा बेहतर ढंग से जान पाया जब मैं कलकत्ता गया और मैंने वर्किंग क्लास और वर्किंग क्लास की ताकत को मैंने अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। वर्किंग क्लास एक अकेला ऐसा क्लास है जिसमें कि कास्ट और धर्म के बंधन नहीं होते। वर्किंग क्लास साधारण क्लास नहीं है, असाधारण क्लास है, और इस समय वो असाधारण संकट में है, क्योंकि आज उसका सारा धंधा चौपट हो चुका है, सारी आमदनी चौपट हो चुकी है, सारे रास्ते उसके इनकम के बंद हो चुके हैं, और वो अभी सबसे अधिक विपन्न अवस्था में है और सबसे उपेक्षा की स्थिति में। अगर भारत सरकार की ही बात मान लें तो भारत सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दी है जिसमें उसने कहा है कि हमारे जो शिविर चल रहे हैं कोरोना वाले, उन कोरोना वाले शिविरों में तकरीबन 23.5 लाख के करीब मजदूर या प्रवासी लोग या माइग्रेटेड लोग या शरणार्थी लोग या गरीब लोग वगैरह वगैरह जो भी वो कहें, अरे उससे कई गुना ज्यादा लोग अभी इस समय भयानक गरीबी के शिकार हैं, और आपके पास में एक सामान्य सा फैसला लेने का साहस नहीं है कि इन लोगों को कैसे बचाया जाए। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम मजदूर वर्ग के बारे में एक तो हेट करना बंद कर दें, और दूसरा एक मजदूरों की उपेक्षा करना बंद कर दें। उपेक्षा का मैं एक छोटा सा नमूना बता रहा हूं आपको। हमारे यहां मजदूरों पर बात करने के कई तरीके हैं। एक तरीका वह है कि आप मजदूरों की पार्टी के साथ हों, उसके बुद्धिजीवी हों, उसके संगठनों के बुद्धिजीवी संगठनों के मेंबर हों, और मजदूरों की बात करते हैं पार्टीजन तरीके से। एक तरीका यह है कि आप किसी भी पार्टी के साथ ना हो फिर मजदूरों की बात करें। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि मजदूरों की कभी बात ही नहीं करते, सारी जिंदगी गुजर जाती है, उन्होंने कभी मजदूरों के बारे में एक अक्षर लिखा नहीं, सारी जिंदगी मजदूर उनका लालन पालन करते हैं, लेकिन मजदूरों के बारे में कभी वे अच्छा बोलते हैं, न सुनते हैं, न लिखते हैं। ऐसे भी बुद्धिजीवी हैं हमारे बीच में। ये एक अच्छी बात है कि हिंदी में एक लंबी परंपरा है, हिंदी के साहित्य में एक लंबी परंपरा है मजदूरों के पक्ष में लिखने वालों की। हिंदी उन समृद्ध भाषाओं में से एक है जिसमें कि वर्किंग क्लास के पक्ष में लेखक मिलते हैं, उनकी कविताएं मिलती हैं, उनकी कहानियां मिलती हैं, उनके उपन्यास मिलते हैं, और रह रह के मतलब हर समय कोई ना कोई लेखक निकल के आता है जो वर्किंग क्लास पर लिखता हुआ चला आ रहा है। जबकि हिंदी भाषी क्षेत्र में उतना ताकतवर मजदूर आंदोलन नहीं है, लेकिन हिंदी में लेखकों में एक छोटा ही सा वर्ग है, लेकिन ये ऐसा है जो कि मजदूरों के पक्ष में लिखता है और मजदूरों के दृष्टिकोण को मानता है। लेकिन अधिकतर हिंदी के लोगों के बीच में मजदूरों के प्रति कोई विश्व दृष्टि नहीं मिलेगी, और ये मेरे लिए चिंता की चीज है। मेरे लिए चिंता की चीज है कि अब जब हम सबसे ज्यादा एक हमारे दोस्त हैं फेसबुक फ्रेंड, उन्होंने पूछा कि आखिर आप मजदूर कहेंगे किसे। देखिए मैं मजदूर नहीं हूं, मैं शिक्षक हूं और रिटायर्ड शिक्षक हूं। जो बैंक में कर्मचारी काम करता है वो भी मजदूर नहीं है, जो विश्वविद्यालय में क्लरिकल जॉब करता है वो मजदूर नहीं है। वर्किंग क्लास हम जिसे कहते हैं, वर्किंग क्लास वह है जो कि उत्पादन के साधनों का इस्तेमाल करके, उत्पादन का साधन कौन है मजदूर का, वो है मशीन।
वर्किंग क्लास वह जो कि मशीन के साथ जुड़ा है और उसके उत्पादन के साधन से जुड़ा हुआ है। हम लोग कर्मचारी हो सकते हैं, हम लोग शिक्षक हो सकते हैं, हम लोग पेशेवर लोग हो सकते हैं, लेकिन रियल सेंस में वर्किंग क्लास वह है जो कि उत्पादन के साधनों से जुड़ा होता है। और उत्पादन के साधनों से जुड़े होने के कारण ही उसके पास में एक ही ताकत होती है, उसके पास में कोई चीज और नहीं होती, वह उसके पास श्रम होता है और श्रम को बेचता है। और उसकी जो इस श्रम को बेचने की जो प्रवृत्ति है या उसकी नियति है, इससे सारा समाज प्रभावित हुआ। तो हम जो शिक्षक हैं, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भी अपने श्रम को बेचते हैं, बौद्धिक श्रम को। वर्किंग क्लास ने सिर्फ एक ही चीज पैदा नहीं की कि वह अपना ही श्रम बेचता था, बल्कि उसने सारे संसार के लिए, पूरे समाज के लिए यह एक चीज विकसित की कि अगर समाज में जीना है तो श्रम को बेचो। तो मजदूरों में एक वर्ग वह है जो कि शारीरिक श्रम बेचता है। वे लोग जो शारीरिक श्रम नहीं करते लेकिन कर्मचारी हैं। शारीरिक श्रम से मतलब जो मशीन से जुड़ा हुआ उत्पादन, उसके कर्म में नहीं लगे हुए, लेकिन बैंक में काम करते हैं, यूनिवर्सिटी में क्लर्क हैं और दूसरी जगह काम करते हैं, वे लोग कर्मचारी हैं और वे मजदूर वर्ग की सहयोगी शक्ति हैं। अब एक नया मजदूर है जिसे हम लोग साइबर मजदूर कहते हैं। साइबर मजदूर भी है। तो मजदूरों में अब बड़ी कैटेगरी हुई। मार्क्स के जमाने में भी थी ये थोड़े बहुत तौर पर, लेकिन अभी ज्यादा बड़ी कैटेगरी है ये कि मजदूरों में वे लोग भी आते हैं जो शारीरिक श्रम करते हैं और वे लोग भी आते हैं जो मानसिक श्रम करते हैं। असल चीज है कि आप जब अपने श्रम को बेचते हैं और उसके विनिमय में आप पारिश्रमिक लेते हैं। मोटे तौर पर वे सभी लोग मजदूरी कैटेगरी में आते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि संसार में सिर्फ दो ही कैटेगरी मिलेंगी आपको। एक तो वे लोग होंगे जो मेहनत कश होंगे और एक वे लोग होंगे जो कि गैर मेहनत कश होंगे। और ये एक तरह से बड़े पैमाने पर, ये एक बड़े पैमाने पर एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा। मजदूरों के विभिन्न रूप, विभिन्न वर्ग, विभिन्न स्तर पर श्रम के रूप और उनको करने वाले लोग पैदा हुए। जो चिप्स बनाता है या मोबाइल बनाता है या मोबाइल के जुड़े हुए काम से लगा हुआ है, वो भी वर्कर है, तो मशीन तो है। शुरुआत हुई थी कहां से? उत्पादन के साधनों से जो जुड़ा हो वर्ग। उत्पादन के जो उपकरण है, सामाजिक उत्पादन के जो उपकरण, दो ही उपकरण थे, हल था और मशीन थी। तो जो हल था उससे जुड़ा हुआ वर्ग किसान कहलाया और जो मशीन थी उससे जुड़ा हुआ वर्ग मजदूर कहलाया। और सामाजिक विकास के क्रम में कृषि का भी पूंजीवादीकरण हुआ, मशीनीकरण हुआ उसका भी, तो वहां पे भी एक वर्किंग क्लास पैदा हुई। सो मजदूर वर्ग का दायरा बहुत बड़ा है, उसमें अनेक कैटेगरी के लोग आते हैं। उसमें वे लोग भी आते हैं जो मशीन से जुड़े हुए और श्रम करते हैं, वे लोग भी आते हैं जो कि श्रम करते हैं और श्रम बेचते हैं, और वे लोग भी आते हैं जो बौद्धिक श्रम करते हैं और उसे बेचते हैं। इसलिए ये मजदूर वर्ग को लेकर हमें बार बार इस चीज को दिमाग में रखना चाहिए। उसमें शारीरिक श्रम करने वाले लोग भी हैं, मशीन से जुड़े हुए श्रम से लोग भी हैं, उसमें वे लोग भी हैं जो कि मानसिक श्रम करते हैं। असल बात यह है मजदूर वर्ग के नजरिए की, उसकी विश्व दृष्टि की, मजदूर वर्ग की चेतना की,
दिक्कत यहां पर है कि आप मजदूर हो, लेकिन आपके पास में संभव है कि मजदूर वर्ग की चेतना ही ना हो। कार्ल मार्क्स ने इस बात को बहुत पहले रेखांकित किया था। कार्ल मार्क्स ने रेखांकित इस बात को किया था कि मजदूर लड़ना तो जानते हैं, उन्होंने पूंजीपति के साथ में मजदूर की चेतना के फर्क को रेखांकित करते हुए जो बात कही थी, बोले पूंजीपति ताकतवर क्यों है? क्योंकि पूंजीपति के पास में अपनी वर्गीय चेतना है। वो ये जानता है कि वो पूंजीपति है और पूंजीपति के नाते उसे क्या करना है ये वो जानता है। मजदूर वर्ग की ट्रेजेडी यह है कि वह ये तो जानता है कि मजदूर है, लेकिन वो यह नहीं जानता कि उसकी मजदूर वर्ग की चेतना क्या होती है, मजदूर वर्ग की विश्व दृष्टि क्या होती है, यह नहीं जानता। मजदूर अपने दैनंदिन लड़ाइयों में इस तरह मुब्तला रहता है कि वे सारी चीजें जो उसके चेतना के रूपों का निर्माण करती हैं उन्हें भूल जाता है। उसके पास में वर्गीय चेतना नहीं होती, उसके पास यह एहसास नहीं होता कि मजदूर वर्ग किसे कहते हैं, जिस तरह पूंजीपति को यह एहसास होता है कि पूंजीपति वर्ग किसे कहते हैं। तो असल लड़ाई किस बात की है? असल लड़ाई है मजदूर वर्ग के दृष्टिकोण की, मजदूर वर्ग की चेतना की। हम जैसे लोग जो कि हम मजदूर नहीं है, लेकिन हम मजदूर वर्ग की चेतना अर्जित करने की दिशा में प्रयास तो कर सकते हैं, सोच तो सकते हैं उसके बारे में। जो लोग अंग्रेजी में पढ़ते लिखते हैं, जिनकी शौक है, सोचे वो लोग, जो साहित्य के लोग हैं वो भी सोचे। एक जमाना था 1967 में, रेमन विलियम्स और दूसरे लोगों ने मिलकर मई दिवस का मैनिफेस्टो जारी किया। वो पुस्तक है, अभी भी है। 67 में ब्रिटेन के जितने भी समाजवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले जो प्रोफेसर्स थे, रिसर्चर थे और दूसरे लेखक थे, बुद्धिजीवी थे, ये वे लोग थे जिनका कि किसी भी किस्म के वर्किंग क्लास के संगठनों के साथ में या कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ में या सोशलिस्ट पार्टी के साथ में कोई संबंध नहीं था। इन लोगों ने एक मैनिफेस्टो जारी किया और इंग्लैंड का कोई बड़ा इंटेलेक्चुअल नहीं जो कि जिसने कि अपने को उस मैनिफेस्टो से जोड़ा ना हो। 3 लोग थे, बड़े लोग, जिनके नेतृत्व में उसकी एडिटर टीम बनाई गई। उसमें रेमंड विलियम्स थे, एडवर्ड थॉमसन थे, उसमें एस हॉल थे और दर्जनों लोग थे। और जब 67 में पेंगुइन ने पहली बार इसे छापा, यह पहला प्रयोग था और यह ऐसा अद्भुत प्रयोग था कि वे न्यू लेफ्ट के नाम से जाने गए सारी दुनिया में। मैं आज जब सुबह सोच रहा था तो मैं बार बार यह सोच रहा था कि भारत में कोई ऐसा प्रयास क्यों नहीं हुआ। भारत में ऐसा जो समाजवादी विचार को मानने वाले लोग थे जो कि किसी दल में नहीं है, ये वे लोग थे जो जिन्होंने 67 में मई डे मैनिफेस्टो जारी किया। ये वे लोग थे जो कि किसी भी पार्टी के मेंबर नहीं थे, इनके कोई राजनीतिक हित नहीं थे, ये कोई राजनीतिक किसी भी किस्म के लाभ लोभ से दूर थे। आज भी वो मैनिफेस्टो जो कि रेमंड विलियम्स के नाम से जाना जाता है, किताब जिसमें कि उस 67 के बाद भी वो कई बार अपडेट हुआ। हमारे यहां तो कोई ऐसी सघन प्रक्रिया चली ही नहीं, कभी हमने मंथन ही नहीं किया। बदनामी बहुत है हमारी।
वामपंथियों की भारत में जितनी बदनामी है इतनी बदनामी कहीं नहीं है। काश हमारे पास में भी कोई इंटेलेक्चुअल्स का ऐसा मई दे मैनिफेस्टो होता जिस पर हम लोग विचार करते। लेकिन हमारे यहां जो भी बुद्धिजीवी है वामपंथी, वो दलीय खूंटे से इतना बंधा हुआ है कि वो खूंटे के बाहर निकल ही नहीं सकता। मजदूर वर्ग के लिए मजदूर वर्ग की चेतना और मजदूर वर्ग की विश्व दृष्टि का होना बेहद जरूरी है। आपके पास दलीय दृष्टि हो सकती है, लेकिन मजदूर दृष्टि एक बड़ी चीज है। वर्किंग क्लास कॉन्शसनेस एक बड़ी चीज है। वर्किंग क्लास कॉन्शसनेस के अर्जित करने का मतलब यह है कि आप श्रम की और श्रमिक की हृदय से, मन से, कर्म में पूजा करेंगे, सम्मान देंगे उसे। सारी दुनिया की जो घटनाएं घटेंगी, जैसा कार्ल मार्क्स ने किया, सारी दुनिया की जो घटनाएं घटेंगी उसे मजदूर वर्ग के दृष्टिकोण की कसौटी पर कसेंगे। जैसे मजदूरों में कोई अनटचेबल नहीं होता ना, इसलिए मजदूर वर्ग के लेखन में भी कोई भी चीज अनटचेबल नहीं होती। हम लोग ये दिमाग से निकालते हैं कि नहीं, मजदूर वर्ग के पक्ष में है तो हमें सिर्फ अच्छी चीज लिखनी चाहिए, बुरी चीज नहीं लिखनी चाहिए, बुरी चीज पर बात नहीं करनी चाहिए, ये निकालते हैं। मजदूर वर्ग की चेतना के लिए जरूरी है, पहली चीज अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं होगी, कोई शर्त नहीं होगी। मजदूर वर्ग के प्रति कमिटमेंट, प्रतिबद्धता आपकी। आप टेस्ट कर लीजिए, हम लोगों में कितने लोग हैं पढ़े लिखे लोग जो कि मजदूर वर्ग के प्रति अनकंडीशनली कमिटेड हों। जब कम्युनिस्ट पार्टी सताना शुरू करती है तो हमारा पहला काम ये होता है, कम्युनिस्ट पार्टी को तो गाली देते ही हैं, मजदूरों को भी गाली देते हैं। मैंने ऐसे लोग बंगाल में बहुत देखे हैं, तो जब तक रेवड़ी मिल रही है, मलाई मिल रही है कम्युनिस्ट पार्टी से, तब तक तो मजदूर ठीक है, और जब जो ही मलाई मिलनी बंद, कम्युनिस्ट भी खराब होते हैं और मजदूर भी खराब होते हैं। मजदूर वर्ग की चेतना का कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन के साथ प्रतिबद्धता से कोई संबंध नहीं है। और आयरनी देखिए, आप आयरनी देखिए, हम लोगों ने पूरा विमर्श तैयार किया है लिटरेचर में, मजदूरों का विमर्श नहीं है। वहां किसान मिल जाएगा, वहां मध्य वर्ग मिल जाएगा, मध्य वर्ग को तो सबसे ज्यादा लिखा गया है, लेकिन मजदूर वर्ग का विमर्श नहीं है। मजदूर वर्ग के दृष्टिकोण पर बातचीत नहीं है कि साहित्य में जो चित्रित हुआ है उसमें मजदूर वर्ग का दृष्टिकोण क्या है। मसलन एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं चिंता के लिए, मेरे पास में कोई उत्तर नहीं है उसका, मैं उसे बताना नहीं चाहता अभी। प्रेमचंद का जो महान उपन्यास है गोदान, उस गोदान में भविष्य का नायक कौन है? आधुनिक भारत बनेगा तो किसके कंधे पर बनेगा? किसान के कंधे पर बनेगा या मजदूर के कंधे पर बनेगा? अगर मजदूर के कंधे पर आधुनिक भारत का बोझ है और आधुनिक भारत को मजदूर को बनाना है, तो आप यह बताइए कि आपने मजदूर के बारे में बात क्यों नहीं की? मेरा इशारा गोबर की ओर है। आपने होरी पर इतनी एनर्जी खर्च की, इतनी एनर्जी खर्च की कि अब होरी आपको एकदम हलवा हो गया, हजम हो गया, एकदम खा गया उसे। गोबर पे आपको न नामवर सिंह का लिखा मिलेगा, न रामविलास शर्मा का लिखा मिलेगा, न शिव कुमार मिश्र का लिखा मिलेगा, न आपको किसी और वर्किंग क्लास के सो कॉल्ड पसंदीदा आलोचक का लिखा मिलेगा। तो चिंता तो होगी। प्रेमचंद ने गलती नहीं की। प्रेमचंद ने ठीक रेखांकित किया था कि भविष्य में वर्किंग क्लास का कौन सा चरित्र हो सकता है।
गलती हमसे हुई है। अरे लेखक बहुत सारे चरित्र रचता है, वो किसान, मजदूर, जमींदार, पूंजीपति, तमाम किस्म के चरित्र रचता है। सवाल यह कि हम कौन सा चरित्र चुनते हैं, हम किस चरित्र को भविष्य का चरित्र मानते हैं। हमारे यहां लेखकों ने को ही भविष्य का चरित्र माना। मैं नहीं कह रहा हूं कि किसान भविष्य का चरित्र नहीं है, मैं ये मेरा कहने का मतलब आधुनिक समाज को अगर आपको बनाना है तो वर्किंग क्लास और उसके चरित्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप वर्किंग क्लास को केंद्र में लाएंगे नहीं, उसके चरित्र को डिस्कस ही नहीं करेंगे, तो बात आगे बढ़ेगी कैसे। खाली हिंदी लिटरेचर जो लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, वो खाली आलोचकों का लिखा देखें कि ऐसे कितने वर्किंग क्लास के कैरेक्टर और वर्किंग क्लास पर केंद्रित कविताएं जिनका मूल्यांकन किया गया हिंदी साहित्य में। तो जो वर्किंग क्लास पर लिखी गई कविताएं मूल्यांकन के केंद्र में न हो, वर्किंग क्लास केंद्र में न हो, और आप मार्क्सवादी हो, ये मार्क्सवादी तो हमने फिर खाली हिंदी में देखे। अब संयोग से ये पेच हर बड़े मार्क्सवादी आलोचक के साथ फंसा हुआ है। मजदूर पर बात करते समय, मजदूर वर्ग पर बात करते समय उसे सिर्फ मजदूर वर्ग के नाम से ही जाना जाएगा। ये जो शोषित और शोषक की कैटेगरी जो बनाई है ना हमने, सोशियोलॉजिकल कैटेगरी, इस कैटेगरी से ये मजदूर वर्ग के अर्थ का विपर्य है, इससे बचना चाहिए। हमें मजदूर वर्ग को सही नाम से पुकारना चाहिए। वो मजदूर है तो वो मजदूर है। हमें मजदूर को गरीब कहने से बचना चाहिए, हम मजदूर को मजदूर कहें। हुआ है ये सामाजिक विकास के क्रम में, मूल्यांकन के क्रम में हमसे हुआ है ये। हमने लोग मजदूर के नाम को बाकायदा एकदम लूज, एकदम इतना उदार बना दिया है, इतना व्यापक बना दिया है कि हम भूल ही गए कि वर्किंग क्लास किसे कहते हैं। क्या चीज है अगर वर्किंग क्लास को केंद्र में रखेंगे तो कौन सी चीज महत्वपूर्ण है जो अगर आपको और सबको डिस्टर्ब कर। वर्किंग क्लास से सब डरते हैं। जब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने लिखा तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखते समय उसमें ओपनिंग सेंटेंस था कि मानव सभ्यता का ज्ञात इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यहां से अब सारी दुनिया को देखना, अपने अतीत को देखना शुरू करो। तो वर्किंग क्लास के दृष्टिकोण से जब आप परंपरा को देखेंगे तो अलग दिखाई देगी, वर्तमान को देखेंगे तो एकदम अलग दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि वर्किंग क्लास में कोई और महत्वपूर्ण चीज नहीं होती। वर्किंग क्लास में बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं और मार्क्स एंगल्स के दृष्टिकोण में बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, लेकिन हमने कभी उसे केंद्र में लाके बातचीत ही नहीं की। हमारे लिए कौन सी चीज जरूरी है? पहली चीज, मजदूर को मजदूर के नाम से पुकारो और मजदूर को मजदूर वर्ग के तौर पर जानो और पुकारो। सो वर्किंग क्लास की पहली मांग यही है कि मजदूर को मजदूर कहो, कोई और नाम मत दो उसे। एक अन्य चीज जो इस पूरे प्रसंग में उभर के आई है वो ये कि ये जो दुनिया भर के बहुत सारे जो मसले चल रहे हैं, जब भारत की नींव रखी गई ना और भारत की प्लानिंग की नींव रखी गई
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्लोगन दिया था, वो याद दिलाना बहुत जरूरी है अभी। जब पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान से यह वायदा किया था कि अब जो भारतीय समाज है वो कैसा समाज होगा, समाजवादी नमूने का समाज। ये शब्द उन्हीं के, मेरे नहीं है। सत्तर साल हो गए, 70 साल हो गए इस लोकतंत्र को भी, 70 साल हो गए इस न्यायपालिका को भी। ऑडिटिंग तो हो, हिसाब तो मांगा जाए लोकतंत्र से कि लोकतंत्र ने मजदूरों के लिए क्या दिया, क्या समाजवादी नमूने के समाज का निर्माण हुआ। डाटा आपके सामने। आप कोरोना के पहले की स्थिति और कोरोना के बाद तो अभी आप 47 के भी पीछे चले गए। आप किसी भी विचारधारा के अर्थशास्त्री हो, आप किसी भी विचारधारा के इंटेलेक्चुअल हो, आप खाली आंकड़े उठाकर देखिए कि पिछले 70 साल में मजदूरों की गरीबी बढ़ी या घटी है। मजदूरों की संख्या बढ़ी है, घटी है। और कोरोना के बाद तो जो थोड़ी बहुत थी वो भी गई। अब वो मजदूर भी नहीं रहा, अब वो अप्रवासी हो गया, वो घर लौट रहा है। बाहर काम नहीं है उसके पास में, अब सिर्फ एक घरेलू प्राणी है। अब वो बिहारी है, वो छत्तीसगढ़ी है ना, अब वो यूपी वाला, अब वो मजदूर नहीं रहा। यानी कोरोना का जो साइड इफेक्ट है वो ये कि उसने उसकी मजदूरी ही नहीं छीनी, बल्कि उसकी मजदूर की पहचान भी छीन ली। और ये सबसे बड़ी चिंता की चीज है। जो लोग कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र है, आज उस लोकतंत्र की परीक्षा का दिन है कि आप हम लोग तय करें, छानबीन करें कि पिछले 70 साल में मजदूरों की मजदूरी बढ़ी है या घटी है, मजदूरों की संख्या बढ़ी है या घटी है, मजदूरों की कौन सी समस्याएं तीन। अगर एक समस्या जिसका कि रेमंड विलियम्स ने उस मैनिफेस्टो में जिक्र किया था, मैं सोच रहा था, मतलब अजीब सी बात है, वो था ब्रिटेन के संदर्भ में, लेकिन बड़ी कायदे से वो चीज लिखी गई। रेमंड विलियम्स लिखते हैं कि मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है? कि उनके पास रहने की जगह नहीं है, घर नहीं है। मैं काफी देर तक इस चीज को सोचता रहा और मुझे लगा कि ये बात जो 67 में कही गई वो आज 2020 में और भी ज्यादा सच है भारत। अगर मजदूरों के पास में अपने घर रहे होते हिंदुस्तान में तो मजदूर कभी भागते नहीं, मजदूर कभी रियाते नहीं लोगों के पास कि हमारे पास रहने की जगह नहीं है, हम जाना चाहते हैं यहां से। आपने 70 साल में एक ऐसा लोकतंत्र विकसित किया जहां मजदूर के पास रहने की जगह नहीं है। सामाजिक विकास के क्रम में ऐसा तो हुआ कि मजदूर से लोग शिफ्ट करके मध्य वर्ग में आ गए, लेकिन क्या मजदूर के पास रहने की जगह है? क्या मजदूर बस्तियों में ऐसी स्थिति है कि वहां मिनिमम मानवीय अस्तित्व की सुविधाएं हैं? क्या हम सचमुच में मजदूरों की अच्छे से देखभाल करते हैं? कल परसों मैं देख रहा था फेसबुक पर, किसी ने बहुत अच्छा एक फोटो लगाया हुआ था दिल्ली का। मजदूर रहना नहीं चाहते, उन जो रहने के लिए जो टेंट लगा के जो जगह बनाई गई है वहां इतनी असुविधा है और बेचैनी है। मजदूर की पहली समस्या, मजदूर के पास में श्रम तो है, वो बेचेगा, वो कुछ भी कर लेगा, आप सिर्फ उसे रहने के लिए घर दे दीजिए पहले।
हम 70 साल में ऐसा नहीं कर पाए कि मजदूर को उसका घर मिल जाए। जानते हैं, सब लोगों ने मार्क्सवाद को जिस तरह से व्याख्यायित किया और उसकी चर्चाएं की, उसने गलत धारणा दी लोगों को। मार्क्स की चिंता यह नहीं थी कि लोगों के घर तोड़े जाए। मार्क्स की चिंता एक केंद्र में परिवार था, और एक बेहतर परिवार था। जब अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन के केंद्र में परिवार तोड़ना नहीं था, लेनिन के केंद्र में परिवार था और परिवार को बचाना था, और उन्होंने एक बेहतर परिवार बनाया। प्रचार क्या किया गया कि मजदूरों के परिवार नहीं होता, मां बहन के रिश्ते नहीं होते, मां बाप नहीं होते, मजदूर किसी के नहीं मानते। ये सारी चीजें गलत हैं और मजदूर विरोधी हैं। मार्क्सवाद की चिंता के केंद्र में फैमिली रही है, फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन रहा है। मजदूरों की चिंता के केंद्र में फैमिली रही है। कौन सी चीज जरूरी है? आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मजदूर को रोजगार नहीं चाहिए। रोजगार वो कर लेगा, वो अपने गली मोहल्ले में सड़क साफ करके जी लेगा, लेकिन आप उसे खाली रहने के लिए जगह दे दीजिए। हमने कभी मजदूर के लिए रहने के घर की समस्या को एक बड़ी समस्या नहीं माना। अगर हमने मान लिया होता तो आज वह विपत्ति जो उसके सामने है, करीब 38 लाख मजदूर अभी फंसे हुए देश में विभिन्न इलाकों में, जो अपने घर लौटना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें गांव में उसके पास में अपनी एक छोटी सी कुटिया है जिसमें वो रह सकता है जाके। आपने जो शहरों में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, नया जो डेवलपमेंट, जो डेमोक्रेसी का विस्तार, जो न्यू लिबरलाइजेशन का विस्तार किया, उस विस्तार में आपने मजदूर के लिए कहीं कोई ठिया नहीं छोड़ा जहां मजदूर शांति से रह सके। आपने सिर्फ झुग्गी झोपड़ी और गंदी बस्तियां उसके लिए छोड़ी। और इस समय सबसे ज्यादा हेट्रेट, अनटचेबिलिटी, अछूत भाव किसके प्रति है? सिर्फ मजदूर के प्रति। जिस मजदूर ने हिंदुस्तान को बनाया, उस मजदूर के प्रति आज हर व्यक्ति यहां से देख रहा है कि मेरे यहां जो नौकरानी काम करती हो वो नहीं आनी चाहिए कल। आपको कल तक नहीं मालूम था कि वो नौकरानी कहां रहती है? आपको नहीं मालूम था वो गंदी बस्ती में रहती है? उस गंदी बस्ती में हजार समस्याएं होती हैं। आपको यह महसूस नहीं होता था कभी? गंदी बस्ती में मलेरिया के रहते हुए, गंदी बस्ती में डायरिया के रहते हुए, तमाम और किस्म की बीमारियों के रहते हुए वो नौकरानी आपके घर काम करती रही, लेकिन आपने कभी यह महसूस नहीं किया कि वो गंदी बस्ती में रहती है, क्योंकि आपका स्वार्थ था उससे। आज जब उसके ऊपर विपत्ति आके पड़ी तो आपने सबसे पहले एंट्री किसकी बहन की? उसी की। जितने जोखिम के काम है जीवन में, सारे काम मजदूर करता है। लेकिन जब सामाजिक लाभ लेने का प्रश्न आएगा तो सबसे आगे कौन लोग होंगे? अरे आपके यहां किसानों के लिए हजार स्कीम है, कर्ज देने की और कर्ज माफ करने की भी आपने किए भी हैं। आप जरा एक बार मुझे बताइए कि मजदूरों के लिए कौन सी स्कीम है ऐसी जिसमें मजदूर को घर मिल जाए? क्योंकि मजदूर के पास कुछ होता ही नहीं है जमानत देने के लिए। तो ब्रिटेन के इंटेलेक्चुअल्स ने जो मैनिफेस्टो तैयार किया था, मई डे का मैनिफेस्टो, उस मैनिफेस्टो में जो ये बात लिखी थी कि मजदूरों की सबसे पहली समस्या कौन सी है, तो उनके पास अपना घर नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और महान नायक नरेंद्र मोदी सिर्फ इतना कर देते कि मजदूरों के लिए घर दे देते। सारे प्रधानमंत्री जो कि एक से एक बड़े तोप चीज थे, एक काम नहीं कर पाए, मजदूरों के लिए घर मुहैया नहीं करा पाए। एक क्लर्क था, धीरू भाई अंबानी एक क्लर्क था,
उस क्लर्क को आपने खरबपति बना दिया। लेकिन एक मजदूर के लिए घर नहीं जुगाड़ कर पाए अभी तक देश में। आज मुकेश अंबानी के पास में इतनी है कि वो हिंदुस्तान को खरीद सकता है। उसने पूरी पार्लियामेंट गिरवी रखी हुई है उसके यहां। 1% लोग हैं जिनके पास में देश की 70% संपत्ति है। नाइन्टी 99% लोग हैं जिनके पास में देश की सिर्फ 30% संपत्ति है, और उसमें मजदूर वर्ग के पास में तो कोई संपत्ति है ही नहीं, जो कि बैकबोन है इस देश की। तो डेमोक्रेसी में मजदूर की पामाली बढ़ी है, मजदूर की पामाली घटी नहीं है। ये इल्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मध्य वर्ग के लोगों की तनख्वाहों को बढ़ने का, मध्य वर्ग के लोगों में नए रोजगार आने का, मध्य वर्ग के लोगों में नए किस्म की वस्तुएं और उपकरणों के आने का, उनके नए घर और नई कॉलोनी बसने का अर्थ यह न लगाया जाए कि मजदूर वर्ग खुश है और खुशहाल है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मजदूर वर्ग की पामाली बढ़ी है, मजदूर वर्ग की गरीबी बढ़ी है, उसकी आर्थिक अवस्था और पहले से ज्यादा खराब हुई है। अरे भारत सरकार की मान लो, खाली मेरी मत मानो। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि ये जो अभी कुछ लोगों के 65,000 करोड़ से ऊपर के जो है वो लोन माफ कर दिए गए, जो उन्होंने कर्ज लिए थे वो बट्टे खाते डाल दिए गए। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वो लगातार चलता रहा ये प्रोसेस, अभी चलेगा ये। हमारे लिए जरूरी कौन सी चीज है? लोकतंत्र के विकास के लिए कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? हम ये तो मांग करते हैं कि जेंडर के आधार पर देखो, ये तो मांग करते हैं कि दलित के आधार पर देखो, लेकिन हम ये मांग नहीं करते कि हिंदुस्तान की हर नीति की परीक्षा मजदूर वर्ग के आधार पर होनी चाहिए। मैं भी खुश था जब इस समय मनमोहन सिंह के जमाने में चिदंबरम ने ये जो विमेंस इंडेक्स करके शुरू किया कि चलो जेंडर आया, लेकिन बात आगे जाती ही नहीं, वर्किंग क्लास तक पहुंचती ही नहीं है। मैं एटीट्यूड की बता रहा हूं बात। हम में से अधिकतर लोग जो वर्किंग क्लास की पॉलिटिक्स करते रहे हैं, कम्युनिस्टों का कसूर क्या है? कम्युनिस्टों का कसूर सिर्फ इतना है कि वे वर्किंग क्लास के प्रति उनका एक कमिटमेंट है और वर्किंग क्लास की उन्नति के बारे में वे सोचते हैं। उनका कसूर सिर्फ इतना है। आज वे वर्किंग क्लास को छोड़ के, मजदूर वर्ग को छोड़ के वो पूंजीपति वर्ग के साथ खड़े हो जाए, आप तय मानिए उनकी ताकत अखिलेश और मायावती से भी ज्यादा होगी। मुझे कम्युनिस्ट बहुत सारी आलोचनाएं हैं मेरे पास में उनकी, लेकिन एक बात के बारे में कोई आलोचना नहीं, उनका जो कमिटमेंट है मजदूर वर्ग के प्रति वो एकदम अविचल है। वो इस पर 34 साल, जानते हैं लेफ्ट फ्रंट का शासन रहा बंगाल में 34 साल। राइटर्स बिल्डिंग में जहां पर के मुख्यमंत्री का ऑफिस हुआ करता था, उस राइटर्स बिल्डिंग में मुख्यमंत्री के ऑफिस में जो टेबल थी, जो कुर्सी थी और जो फोन था, जानते 34 साल में वो नहीं बदला। इसे कहते हैं सादगी। सादगी गांधी का लक्षण नहीं है, जान लीजिए आप। जो हम लोगों ने प्रचार करते रहते हैं ना, ये दिमाग से निकाल दें हम लोग। वर्किंग क्लास पहला ऐसा वर्ग है जो कि सादगी से रहता रहा है और सादगी में जीता है और सादगी में ही मरता है। गांधी के नाम, गांधी जो कि आलोचना थी, गांधी रहते तो सादगी में थे, लेकिन रहते थे बिरला के यहां। गांधी रहते थे एक धोती पंछिया में। जितने गांधीवादी थे उनमें से किसी ने भी, एक गांधीवादी ईएमएस नमूद्रीपाद भी थे,
वो पहले गांधी से बहुत प्रभावित थे, उसके बाद में वो सोशलिस्ट बने और फिर बाद में कम्युनिस्ट बने। और बाबू राजेंद्र प्रसाद भी थे। ईएमएस नमूद्रीपाद 57 में जब मुख्यमंत्री बने तो साइकिल से जाते थे एक मुख्यमंत्री के नाते, कार से नहीं जाते थे। और जब राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति के लिए एक कारों का काफला, नई कारों का काफला खरीदा गया। मजदूर वर्ग के दृष्टिकोण के लिए सादगी एक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। उसके लिए वो दिखाने की चीज नहीं है, वो फैशन नहीं है। खादी एक फैशन है, वर्किंग क्लास के लिए सादगी फैशन नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, समस्या वर्किंग क्लास के दृष्टिकोण को एक्वायर करने की है, मजदूर वर्ग के नजरियों को एक्वायर करने की है। मजदूर वर्ग की आज के दौर में एक बड़ी समस्या है, अब तो बड़ी और समस्याएं हो गई कि अगर हमने मजदूर को घर दे दिए होते तो मजदूर शायद इस दुर्दशा में न होता जिसमें वो आज पड़ा हुआ है। एक और चीज जिस पर हम लोग विचार करें वो ये कि ये जो किस चीज पर बात करें हम समाज में, कौन सा समाज का विषय है जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है डिस्कस करना? सिर्फ एक हाउसिंग प्रॉब्लम के अलावा, वो है असमानता। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक असमानता इस कदर गहरी हुई है, इस कदर गहरी हुई है कि हम कह नहीं सकते। हम मध्यवर्ग के लोगों को, मजदूरों को देखकर बदबू की गंध आती है, दुर्गंध आती है, हम उसके साथ खड़े होना पसंद नहीं करते। सामाजिक असमानता एक वह है जो आर्थिक तौर पर है समाज में, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 1% लोग हैं जिनके पास में 70% संपदा है। मजदूर के पास तो कोई संपदा ही नहीं है। आप सोचिए मजदूर अपने हाथ में क्या लेकर जा रहे थे जब वो अभी माइग्रेट कर रहे थे। 800, 700, 1000 किलोमीटर चलकर जब वो अपने घर पहुंचे, उनके हाथ में क्या था? उनके हाथ में सिर्फ अपना बच्चा था और एक अदद कोई छोटा सा थैला था या पोटली थी। कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा विमर्श, सबसे बड़ा डिस्कोर्स अगर होना चाहिए तो वो असमानता होना चाहिए, लेकिन वो बन नहीं पाता। हमने कभी समानता के डिस्कोर्स को केंद्र में आने ही नहीं दिया। हमने जब भी मौका लगा, हमने कभी उसके बीच में नरेंद्र मोदी को ले आए, कभी सोनिया गांधी को ले आए, कभी मनमोहन सिंह को ले आए, कभी इंदिरा गांधी को ले आए, कभी मोरारजी देसाई को ले आए, कभी जयप्रकाश नारायण को ले आए। हमारे पास में बहुत सारे ऐसे खिलौने हैं ये लोग जो कि इस इक्वालिटी के डिस्कोर्स को केंद्र में आने ही नहीं देते। मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी अगले 50 साल तक रहे प्रधानमंत्री, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ एक शर्त है, सिर्फ एक शर्त है कि सिर्फ असमानता के विमर्श सामने रखे जाएंगे। सिर्फ असमानता के सवालों पर बहस होगी, किसी सवाल पर बहस नहीं होगी। ना गाय पर होगी, ना लव हेट जिहाद पर होगी, किसी भी चीज पर बहस नहीं होगी। ना हिंदू राष्ट्र पर होगी, सिर्फ एक चीज पर बहस होगी, असमानता, और सिर्फ असमानता। तय मान लीजिए ये आत्महत्या करके मर जाएंगे। जिस दिन असमानता के विषय पर 4 दिन हिंदुस्तान में बहस हो गई, हिंदुस्तान के सारे चैनल भूखे मर जाएंगे। हिंदुस्तान के पूंजीपतियों की नींद गायब हो जाएगी अगर असमानता के विषय पर बहस होगी। तो सबसे अच्छी चीज कौन सी है? मजदूरों का सबसे बड़ा एजेंडा है, मजदूरों की सबसे बड़ी मुसीबत है। यह नहीं है बेच क्या मिलता है, यह इशू नहीं है। वो हम आपको सबको भ्रमित करने के लिए वो असल इशू है
सामाजिक असमानता, जो आर्थिक असमानता के विषय, वो सबसे बड़ा इशू है जिसने सबसे, रेमंड विलियम्स ने जो चीज रेखांकित की वो ये है कि ये जो अनइक्वालिटी है इसको क्वेश्चन किया जाना चाहिए और इससे जुड़े हुए मसले केंद्र में लाए जाने चाहिए। मई दिवस का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट था जिसको लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि हम अपने इस असमानता के एजेंडे को हम पुनः केंद्र में लाना चाहते हैं। वो जलसे, जुलूस, सेमिनार, प्रोग्राम्स करके इस पर बातें करते हैं। आप उठा के देखिए कितने लोग हैं ऐसे हमारे बीच में जो कि असमानता के प्रश्न पर लगातार लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं और बातें कर रहे हैं। आप उठा के देखिए और पता कीजिए कि कितने लोग हैं जिन्होंने मजदूरों के लिए हाउसिंग सोसाइटी के प्रश्न को एक महत्वपूर्ण प्रश्न माना। अरे ट्रेजेडी तो यह है कि लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट 34 साल रही बंगाल में, लेकिन हाउसिंग की समस्या लेफ्ट फ्रंट भी मजदूरों की समस्या के तौर पर देख नहीं पाया, उसे हल नहीं कर पाया, उसे केंद्र में ही नहीं ला पाया। वो क्या चाहिए मजदूरों के लिए? एक छत, एक कमरा मिल जाए खाली। इतना बड़ा लैंड रिफॉर्म लागू कर दिया लेफ्ट फ्रंट ने, लेकिन मजदूरों के लिए हाउसिंग सोसाइटी नहीं बना पाए। जहां है खाली और निकाले नहीं जाएंगे कभी, वो जो इच्छा हो काम करेंगे। फिर वो मजदूर माइग्रेट ही नहीं करेगा। मजदूर माइग्रेट दर दर का भिखारी इसलिए बनता है क्योंकि उसके पास रहने की जगह नहीं होती। जहां जगह मिलती है वहां जाता है, फिर उसके बाद काम खोजता है। तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा विषय कौन सा है? लोकतंत्र का सबसे बड़ा विषय है असमानता और सिर्फ असमानता। लोकतंत्र का विषय नरेंद्र मोदी नहीं है। नरेंद्र मोदी तो लोकतंत्र के इस मूल एजेंडे को, असमानता के एजेंडे को दरकिनार करने के लिए केंद्र में लाया गया है। और आप इल्यूजन में हैं भैया, आप इल्यूजन में सारे कपड़े उतरवा दिए हैं। मनमोहन सिंह 10 साल रहे प्राइम मिनिस्टर। कभी आपने ठंडे दिमाग से सोचा कि मजदूरों के लिए मनमोहन सिंह ने क्या किया? 4 करोड़ लोग बेदखल हुए थे, अपनी जमीनों से विस्थापित हुए थे मनमोहन सिंह के समय में। 4 करोड़ लोग माइग्रेट किए थे। ये जो नए शहर बने, ये जो नए मॉल बने, नई जो सड़कें बनी, इसके लिए जो मजदूर आए, कहां से आए? ये गांव में लगातार बेदखली चली, विस्थापन चला, उसने लगातार उन्हें माइग्रेट किया। आपने कभी ध्यान नहीं दिया, आपने कभी लिखा ही नहीं। छोड़ दीजिए बड़ी बड़ी बातें। कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बातें न करें और बीजेपी के लोग भी न करें। भाखड़ा नागल बांध, जिसे कि ये कहा गया कि ये नए भारत का मंदिर है, उस भाखड़ा नगल बांध के लिए जिन किसानों की जमीन ली गई थी, आज तक उस जमीन के पेमेंट नहीं हुए। 70 साल हो गए। क्यों? क्या बाधा थी? 42 साल एक छत्र राज्य रहा है कांग्रेस का। किसी के दिमाग में यह चीज नहीं आई। मैं सारी चीज मानने के लिए तैयार हूं, मैं सिर्फ एक चीज एक्सेप्ट नहीं करने के लिए तैयार हूं। ये जो डेमोक्रेसी है, ये मजदूरों की रखवाली है, ये मजदूरों की हित रक्षक है। ये डेमोक्रेसी मजदूरों की हित रक्षक नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी के बहुत सारे प्रपंचों के जरिए मजदूरों के हकों पर चोट पहुंची है। दस लाख एकड़ जमीन मनमोहन सिंह के जमाने में किसानों की हत्याई गई थी, और ये सेज और दूसरे उपकरणों के प्रकल्पों के लिए दी गई थी। उसमें से आधी से ज्यादा जमीन आज भी बेकार, लेकिन किसानों से तो ले लिया आपने। मजाले कोई एजेंडा बन जाए और यूपीए सरकार का 7-8 साल तक तो समर्थन लेफ्ट फ्रंट कर रहा था। लेफ्ट फ्रंट के 60 से अधिक सांसद थे।
क्यों नहीं रोक ली बेदखली? झूठ बोलना बंद करें हम लोग। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या श्रीमती इंदिरा गांधी हो या मनमोहन सिंह हो या ये महानायक, सोकॉल्ड महानायक नरेंद्र मोदी हो, मजदूरों के ये घनघोर शत्रु हैं। इनकी कोई मजदूरों से मित्रता नहीं है। मजदूरों से मित्रता तब होगी जब आपकी वर्गीय मित्रता होगी। इनकी वर्गीय मित्रता धीरूभाई अंबानी और उनके वंशजों से है। इनकी पूंजीपति वर्ग से मित्रता हो सकती है, लेकिन इनकी मजदूर वर्ग से मित्रता नहीं है। मैं ऐसे एक नहीं 10 उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। मैं जो असल चीज रखना चाहता हूं ये कि डेमोक्रेसी का जो मूल एजेंडा है, डेमोक्रेसी का जो मूल लक्ष्य वो है समानता। अगर लोकतंत्र में समानता एक उसका लक्ष्य है जिसे हासिल करना है, तो जाहिर है कि असमानता के प्रश्न को लोकतंत्र में केंद्र में आना चाहिए। लेकिन हम लोकतंत्र में असमानता के प्रश्नों को ला ही नहीं पाते। हम सारी बहस इधर उधर हो जाती है। हमारे लिए जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि अब देखिए, अब अजीब आयरनी देखिए, कहा गया देश की जनता की सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए, संपदा के लिए हमने बनाया पब्लिक सेक्टर। और सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का डिसमेंटल करने का अभियान कब चला? कब चला वो? मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूं, मैं कांग्रेस के लोगों से भी पूछना चाहता हूं, मैं पहले भी कहता रहा हूं, लिखता रहा हूं, ये जो रेडियो तरंगे हैं, ये जो स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम क्या किसी पूंजीपति की संपत्ति है? ये 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम, 5G स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम राष्ट्रों को आवंटित किए जाते हैं, किसी पूंजीपति को आवंटित नहीं किए जाते। ये राष्ट्र की संपदाएं हैं। आपने चंद कौड़ियों के लिए ये स्पेक्ट्रम पूंजीपतियों को बेच दिए। और क्या किया आपने? जो BSNL 75,000 80,000 करोड़ रुपया सालाना कमाता था, आज स्थिति यह है कि वह कर्ज में डूबा हुआ है और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। स्पेक्ट्रम सार्वजनिक संपदा थी, राष्ट्र की संपदा थी, वो पूंजीपति वर्ग की संपदा नहीं थी। लेकिन आपने उसे पूंजीपति वर्ग की संपदा बना दिया और सारे देश को इस नर्क में झोंक दिया आपने। मेरी कोई मोहब्बत नहीं है कांग्रेस के लोगों से, मेरी कोई मोहब्बत नहीं है नरेंद्र मोदी के साथ में भी, क्योंकि सार्वजनिक संपदा का सबसे पहले विनिवेश के जरिए उसको बेचने की प्रक्रिया शुरू की कांग्रेस ने, और बीजेपी तो बस उसको कुलांचे भर भर के आगे जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण किया गया था हिंदुस्तान की जनता की संपदा की रक्षा के लिए। अब खुलेआम विनिवेश के नाम पर, देश के विकास के नाम पर, देश के घाटे के नाम पर उन संचित संपदा को अब निजी हाथों में बेचा जा रहा है। अब इसके चलते हुआ क्या? अब बुनियादी क्षेत्रों में भी जो असमानता थी वो और बढ़ गई। कल तक ये था कि चलो एक पब्लिक सेक्टर है, जनता का एक सेक्टर है, वो एक निजी क्षेत्र के विजाबिज खड़ा हुआ है। दूसरा जानते हैं सबसे जघन्य अपराध क्या हुआ? और इस पब्लिक सेक्टर के टूटने से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ किसे? वर्किंग क्लास को। और दूसरा जो क्षेत्र जिसने कि सबसे ज्यादा क्षति की है और आगे और भी करेगा, वह है शिक्षा का निजीकरण। आपने सबके पास शिक्षा पहुंचाने का वायदा किया था, लेकिन आपने सबके पास शिक्षा तो नहीं पहुंचाई। लेकिन जो थोड़ी बहुत सरकारी तौर पर शिक्षा देने की जिम्मेदारी थी सरकार की,
उससे भी आपने हाथ झाड़ दिया और शिक्षा का निजीकरण करके, उसमें निजी क्षेत्र को आमंत्रित करके आपने शिक्षा से भी अब मजदूरों को वंचित कर दिया। और अब क्या होगा? अब क्या होगा? अरे जब पूंजीपतियों के पास में इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो हिंदुस्तान को शिक्षा दे सकें, अगर दे सकते तो वो बहुत पहले ही उनके लिए छोड़ दिया जाता वो क्षेत्र। उन्हें सिर्फ मुनाफा चाहिए, उन्हें शिक्षा थोड़ी देनी है, ये उनका लक्ष्य नहीं था शिक्षा देना। तो सबसे बड़ी चैलेंजिंग स्थिति है हमारे सामने अभी, जहां आपने सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति का एक तरह से निजीकरण किया, उसे बर्बाद किया, वहीं आपने शिक्षा का निजीकरण किया और पूरे के पूरे शिक्षा के ढांचे को बर्बाद किया। ये जो निजी क्षेत्र की जो कंपनियां और निजी क्षेत्र के संस्थान और निजी क्षेत्र का जो निवेश आया शिक्षा में, उसने शिक्षा के क्षेत्र में असमानता को और ज्यादा बढ़ावा दिया। और पब्लिक कम्युनिकेशन, हम बड़े खुश थे हमारे पास रेडियो था, हम बड़े खुश थे हमारे पास दूरदर्शन था, सरकारी था, हमारा था। और आपने क्या किया? आपने इसका भी निजीकरण किया। सो आपने सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों का निजीकरण किया, आपने शिक्षा का निजीकरण किया और आपने कम्युनिकेशन का भी निजीकरण किया। आपने स्पेक्ट्रम जब बेचे तो रेडियो तरंगें भी बेची, और आपने टेलीविजन, रेडियो, इसको भी अपने निजी हाथों में दे दिया। और अब वो बिल्कुल एकदम शेषनाग की तरह हमारे ऊपर घूम रहे हैं। कभी आपको अर्णव दिखाई देते हैं, कभी आपको कोई और दिखाई देता है, कभी कुछ और दिखाई देता है। और जब ये बात कही जा रही थी संसद में, चीख चीख के लेफ्ट फ्रंट के सांसद जब विरोध कर रहे थे और कह रहे थे, तो किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि कम्युनिकेशन का निजीकरण मत करो। तब लोगों को लगा कि ये अभिव्यक्ति की आजादी को रोकने के लिए कम्युनिस्ट हस्तक्षेप कर रहे हैं। और आज स्थिति वही है। आज वही कांग्रेस इस रेडियो और टेलीविजन के निजीकरण के बाद उसी निजी चैनलों के हाथों मरने के लिए आवश्यक है। वो हिंदी में कहावत है ना, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। आप निजीकरण कीजिएगा तो आप तय मान लीजिए, जो प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में हैं वे हैं पूंजीपति वर्ग, वह है पूंजीपति। और पूंजीपति किसी का सगा नहीं होता, वो न कांग्रेस का सगा है न बीजेपी का सगा है। वो उसका सिर्फ एक ही संबंध होता है और एक ही लक्ष्य होता है, और एक ही चीज का सगा होता है, वह सिर्फ मुनाफा और मुनाफा और मुनाफा, नथिंग एल्स। मुकेश अंबानी के लिए नरेंद्र मोदी तब तक उपयोगी है जब तक वह मुनाफा दे रहा है। मनमोहन सिंह तब तक उपयोगी था जब तक कि मनमोहन सिंह मुनाफा दे रहा नहीं है। उन्होंने कांग्रेस की फंडिंग बंद कर दी। और राष्ट्रहित कोई उनके लिए मायने नहीं रखते। पूंजीपति का एक ही हित होता है, सिर्फ मुनाफा और मुनाफा। वह हर चीज में मुनाफा देखता है, वो राजनीति भी मुनाफे के लिए करता है। मजदूर को भी मुनाफे के लिए रखता है और कारखाने भी मुनाफे के लिए खोलता है। वो इसलिए नहीं खोलता कि उसे देश का विकास करना है। सो प्लीज कृपा करके आप लोग ये समझाना बंद कर दीजिए कि जो देशभक्त पूंजीपति कैसे होते हैं। आपके सामने दो ही चॉइस हैं, आप पूंजी से प्रेम करें या मजदूर से प्रेम करें या श्रम से प्रेम करें। आप पूंजीपति वर्ग से प्रेम करें या मजदूर वर्ग से प्रेम करें, आपके सामने और कोई चॉइस नहीं है। मैंने अपने लिए चॉइस चुनी है, तमाम असुविधाएं होती हैं, मैं मजदूर से प्रेम करता हूं। मैं मजदूर की कमजोरियां भी जानता हूं, लेकिन मैं मजदूर की ताकत जानता हूं और मैं इसलिए उसकी पूजा करता हूं।
पूंजीपति वर्ग पैरासाइट वर्ग है, परजीवी वर्ग है, वह आत्मनिर्भर वर्ग नहीं है। लेकिन मजदूर पैरासाइट नहीं है। तो मेरे देश की, मेरे लोकतंत्र की जरूरत है कि आप तय करें कि आप पूंजी से प्यार करेंगे या श्रम से प्यार करेंगे, आप मजदूर से प्यार करेंगे या पूंजीपति वर्ग से प्यार करेंगे। मैं तो आपसे यही कहूंगा, आप श्रम से प्यार कीजिए और मजदूर वर्ग से प्यार कीजिए। सबसे बड़ा ट्रिब्यूट, सबसे बड़ी सैल्यूट, सबसे बड़ा सलाम मजदूरों के लिए सिर्फ एक ही होगा कि आप मजदूर के प्रति कमिटेड बने। क्यों? आपके पास में जो कुछ है वो मजदूरों का पैदा किया हुआ है। ये जो मुंह में माइक लगा के बोल रहा हूं ना मैं, बड़ी हेकड़ी के साथ में ये किसी पूंजीपति का बनाया नहीं है, ये भी मजदूर का बनाया हुआ है। कोई चीज इस संसार में ऐसी नहीं है जिसको मजदूर ने न बनाया हो। और आश्चर्य की बात है, आप कहते हैं कि ये भगवान की सृष्टि है जिसको किसी ने देखा नहीं। आप जानते हैं किस कारखाने से जूता निकला, आप जानते हैं किस मजदूर ने जूता बनाया, इसके बावजूद आप कहते हैं कि नहीं, इस संसार का रचयिता भगवान है। कमाल है आपकी बुद्धि। मैं बार बार रिपीट करता हूं इस बात को और मैं शेयर करता हूं, आपसे भी शेयर कर रहा हूं। आधुनिक युग का अगर कोई रचयिता है जिसने सृष्टि की है तो वो सिर्फ मजदूर वर्ग है। और ये ऐसा वर्ग है जो कि अपने हितों के लिए कभी समझौते नहीं करता। मजदूरों ने कभी समझौते नहीं किए। मजदूरों ने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया, वो हमेशा दूसरों के लिए करता रहा है और मरता रहा है। ये पहला ऐसा वर्ग पैदा हुआ समाज में जिसके पास में दूसरों के प्रति एक ममत्व था, कर्तव्य की भावना थी। हमें ये चीज सीखनी चाहिए और इसलिए हमें मजदूर के प्रति कमिटेड होना चाहिए। ये आए दिन जो हम मजदूरों के खिलाफ बोलते हैं, मजदूरों के खिलाफ अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, ये बंद कर दें। हर स्थिति में मजदूर दूसरों के बारे में सोचता है। अरे एक साधारण सी औरत जो आपके घर में काम करने आती है, उसका बच्चा बीमार होता है, उस बीमार बच्चे को छोड़कर वो सिर्फ आपका काम करने आती है। और इसलिए आती है कि वो बाबूजी को असुविधा होगी, भाभी जी को असुविधा होगी, उन्हें काम करने में तकलीफ होगी। आपने कभी सोचा ही नहीं कि ये जो उसका एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड कितना मानवीयता से भरा हुआ है। मजदूर वर्ग एक अकेला ऐसा वर्ग है जिसमें दूसरों के प्रति कुर्बानी का जज्बा है और भाव है, जिसे आप चंद पैसे देके खरीदते हैं। आप मजदूर को पैसे जितना हो सके दें, लेकिन आप उसे अपनी संवेदनाएं दें, इमोशनली अपने को अटैच करें उससे। आप देखिए, मजदूर आपको छोड़ के नहीं जाएगा कभी। मेरा अनुभव यही है, मेरा अनुभव यही है। जो भी मजदूर मेरे संपर्क में आया, मैंने मुझसे आज तक छूटा नहीं वो कभी। उसने वो चोरी भी की होगी, वो बहुत सारी चीजें इधर उधर भी की होगी, लेकिन इसके बावजूद नहीं छूटा उसने। क्योंकि मजदूर को कौन सी चीज चाहिए? मजदूर सारी दुनिया को सब कुछ देता है, लेकिन उसे बदले में एक मिनिमम सहानुभूति नहीं मिलती, मिनिमम संवेदनाएं नहीं मिलती, मिनिमम प्यार नहीं मिलता। वर्किंग क्लास को आज के स्थिति में हिंदुस्तान में सिर्फ आपका प्यार चाहिए, प्यार। अगर आप अपना प्यार दे सके तो दीजिए। आप अमिताभ बच्चन से प्यार करना बंद कर दीजिए, आप नरेंद्र मोदी से प्यार करना बंद कर दीजिए, मजदूर से प्यार कीजिए। नरेंद्र मोदी ने एक सामान्य सी चीज नहीं बनाई है जीवन में, मजदूरों ने आपके लिए दुनिया की सारी चीजें बना के दी हैं। अगर जो पागलपन आपका अंदर नरेंद्र मोदी के लिए है, वो अगर मजदूरों के लिए होता तो हिंदुस्तान आज सोने की चिड़िया होता। जो उन्माद आपने नेहरू के लिए पैदा किया, वह उन्माद अगर वर्किंग क्लास के लिए होता तो हिंदुस्तान सोवियत संघ से आगे चला जाता। लेकिन दुर्भाग्य ये हमारा, दुर्भाग्य ये हमारा, सोवियत संघ ने यह चीज पहचानी, वर्किंग क्लास की ताकत पहचानी, और सोवियत संघ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया। और हम दुनिया की ताकत बन ही नहीं पाए आज तक।
सारे लोग आगे निकल जाते हैं, हम नहीं निकल पाते। इवन यहां तक कि वर्किंग क्लास की ताकत पहचानने के कारण वियतनाम सबसे आगे निकल गया, जो सबसे पीछे लिबरेट हुआ था। वियतनाम के शहर जाके देख लीजिए, छोटे छोटे शहर, वियतनाम में निरक्षरता गायब है, सब साक्षर हो चुके, शिक्षा जा चुकी है घर घर। आप तो एक कारगिल युद्ध हुआ है उसकी वजह से आप परेशान हैं, आप एक सामान्य सी आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है उसकी वजह से परेशान है, टेररिस्ट आ गए उसकी वजह। वियतनाम में जर्रे जर्रे पर बम फेंके गए, और एक दो दिन नहीं, कई दशक तक बम फेंके गए, और वियतनाम आज सोने की चिड़िया है। वियतनाम में कोरोना नहीं घुस पाया, वो भी सर पटक के मर गया। इसे कहते हैं वर्किंग क्लास की ताकत। वर्किंग क्लास की चेतना के लिए सामूहिक चेतना का, सामूहिक बोध का होना बेहद जरूरी है। यह व्यक्तिवाद और व्यक्ति की चेतना, यह पूंजीवाद के लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन मजदूर वर्ग की चेतना के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए हमें अगर अपने अंदर एक कलेक्टिव भाव बोध, एक सामूहिकता बोध पैदा करना है, तो उसके सेंटर में मजदूर वर्ग को लाना होगा। हम भूल जाएं कुछ देर के लिए ज्योति बसु कौन थे, हम भूल जाएं बुद्धदेव भट्टाचार्य कौन थे, हम भूल जाएं विजयन कौन है। ये जो नेता जो आ जाता है, ये नायक केंद्रित जो पॉलिटिक्स आ जाती है, ये नायक केंद्रित पॉलिटिक्स, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी की हो और चाहे वो पूंजीपति वर्ग की पार्टियों की हो, ये नायक केंद्रित पॉलिटिक्स अल्टीमेटली आपको फासिस्ट बनाती है। मैंने लेफ्ट का भी वो जुल्म देखा है, और मैंने कांग्रेस का भी जुल्म देखा है, और अब बीजेपी का जुल्म देख रहे हैं हम। नायक केंद्रित राजनीति जब भी आएगी, आप तय मान लीजिए जुल्म होगा, आपके अधिकार छिनेंगे, मजदूरों पर हमले होंगे, मजदूर अधिक से अधिक पामाल होंगे। ये नायक केंद्रित पॉलिटिक्स जितना ऊपर गई है, आप अभी इस समय सबसे ऊपर है, तो आप देखेंगे नरेंद्र मोदी के शासन में पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा पामाल अगर कोई वर्ग हुआ है तो सिर्फ वर्किंग क्लास। इंदिरा गांधी जब पीक पर थी ना, 71 की, एकदम पाकिस्तान को परास्त करके बांग्लादेश का निर्माण करके जब पीक पर थी, तो इंदिरा गांधी ने सौगात में सेमी फासिस्ट टेरर दिया था बंगाल के लिए, और पूरी विधानसभा रिग करके, बूथ कैप्चर करके, सारे के सारे वामपंथी उम्मीदवारों को हरा के, जबरिया अपने कांग्रेस के उम्मीदवार जिता के उसने असेंबली में भेजे थे, और नेतृत्व किया था सिद्धार्थ शंकर राय ने। नायक केंद्रित पॉलिटिक्स जब भी सामने आएगी, चाहे वो बुर्जुआजी की हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी की हो, और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी ये क्राइसिस झेला। ये नायक के प्रति पूजा भाव, नायक को केंद्र में रखना, ये बहुत खतरनाक है, और इसने बड़ा नुकसान किया है। और ये नुकसान तो सोशलिज्म में भी हुआ ना। स्टालिन को नायक बनाया तो आपने अपने उसका कॉस्ट दिया आपने। स्टालिन ने कौन से जुल्म नहीं किए, भयानक जुल्म किए। ये सच है स्टालिन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये भी सच है कि स्टालिन के कंट्रीब्यूशन से ज्यादा उसका नेगेटिव कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा है अपने देश में। तो मजदूर वर्ग की चेतना के लिए, मजदूर वर्ग की राजनीति के लिए पहली शर्त है कि आप नायक केंद्रित राजनीति से निकलें। और कौन सी चीज होगी केंद्र में? मजदूरों के मसले। मजदूरों का अभी सबसे बड़ा मसला है लोकतंत्र का, जिसको कि हम अभी तक प्रमुख और प्रधान एजेंडा नहीं बना पाए, हम अपने दैनंदिन डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बना पाए, वह असमानता का प्रश्न। और यह असमानता एक स्तर पर नहीं है, अनेक स्तरों पर है। ये मेरी जो आपसे विनती है, मजदूर को क्या चाहिए? सिर्फ प्यार, सिर्फ प्यार। आप अगर मजदूर को प्यार देंगे और एक छोटा सी छत, शेल्टर, आप उसे शेल्टर दीजिए, वो आपको सोना उगल के दिखाएगा। आपने कभी सोचा ही नहीं, बल्कि आपने उल्टा किया, उसके शेल्टर से उसे आपने एकदम बेदखल किया, विस्थापित किया। तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है, मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रिब्यूट हो सकता है, सैल्यूट हो सकता है मई दिवस पर, वो यही हो सकता है कि मैं मजदूर वर्ग के प्रति और श्रम के प्रति
कमिटेड रहूं और मैं वह एजेंडा सामने लाऊं जो नायक केंद्रित राजनीति, वो किसी भी दल की हो, वो किसी भी दल की हो, मैं इस राजनीति से अपने को अलग करूं, मैं उससे नहीं जोड़ूं। और यही मजदूर वर्ग के लिए सबसे बड़ी हमारी एक तरह से उसकी चेतना, उसके संघर्ष के लिए सबसे बड़ी एक गिफ्ट होगी। फिलहाल इतना ही रखें हम लोग, एक 5 मिनट ब्रेक करके फिर बात करेंगे। थैंक यू।